नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे हम लोग VVU FY UGP सेमेस्टर 6 वालों के लिए मेजर 13 हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो मेजर 12 का जो क्वेश्चन बताए थे वो एग्ज़ाम में मैच किया कि नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों। और अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा। ये भी वीडियो वैसा ही है कुछ, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस वही हमने लिया है, फालतू का कुछ भी नहीं लिया है। जो भी क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस, आपके गैस पेपर वगैरह से ही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा परंपरागत एवं आधुनिक जन माध्यम की विशेषताएं लिखिए, या फिर सीधा समझ लीजिए परंपरागत और आधुनिक जन माध्यम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये आंसर लिख देना है। तो चलिए आंसर समझते हैं। तो देखिए, परंपरागत और आधुनिक जन माध्यम जो है वो सूचना को बांटने या प्रसार करने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। पारंपरिक माध्यम में कौन क्या क्या आते हैं, तो आते हैं लोक कथाएं, नृत्य, चित्रकला, संगीत, मेले और त्यौहार जैसे गैर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आते हैं, ठीक है। वही आपका देखा जाए तो सांस्कृतिक परंपरा भी है, जिसमें हस्तांतरण की मदद से। वही अब आधुनिक देखें, आधुनिक माध्यम में आ जाता है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, वेबसाइटें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम शामिल है किसमें, आधुनिक माध्यम में। तो ये है दोस्तों हमारा परंपरागत और आधुनिक माध्यम का थोड़ा सा इंट्रो। अब आगे देखेंगे हम लोग। बोल रहा है आधुनिक जो माध्यम है उसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जो है विविध दर्शकों तक तेज गति से संदेश पहुंचाना और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, इसलिए ये जो है ज़्यादा विशेषता रखता है उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये है दोनों। अब आगे देखते हैं एक एक करके दोस्तों। बोल रहा है परंपरागत जन माध्यम की विशेषता देखेंगे। इसमें क्या है, तो देखिए सांस्कृतिक और सामुदायिक आधारित होती है ये। तो ये माध्यम किसी क्षेत्र या समाज के लोगों के लिए, उनके द्वारा और उनके लिए होता है। किसके द्वारा, किसी क्षेत्र के या समाज के लोगों के लिए होता है, मतलब आसपास के लोगों के लिए। और ये जो है उनके द्वारा उन्हीं के लिए होता है ज़्यादा, मतलब जैसे हो गया दूर अलग अलग राज्य वगैरह के लिए नहीं होता है, जिससे वे सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो ये हो गया माध्यम दोस्तों। दूसरा इसमें इसी का बोल रहा है स्थानीय और गैर इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये जो होता है वो स्थानीय पर ही होता है, ठीक है। जिसमें लोक कथाएं आती हैं, लोकगीत आती है, परंपरागत कलाएं जैसे कि चित्रकला, मूर्तियां वगैरह, नृत्य, संगीत और उत्सव व मेले शामिल हैं, जो कि गैर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित होते हैं और एक दूसरे को जो है सूचना प्रसार करते हैं। आगे आ गया सांस्कृतिक हस्तांतरण। तो ये हो गया दोस्तों कि परंपरागत माध्यम सांस्कृतिक के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों को उनकी जड़ों और पहचान से जोड़े रखते हैं, यानी अपना संस्कृति से जोड़े रहते हैं। तो ये हमारा परंपरागत माध्यम। आगे मौखिक परंपरा और सामूहिक भागीदारी। इनमें अक्सर मौखिक परंपराओं का महत्व होता है, जहाँ संदेश को सामूहिक रूप से सुना और देखा जाता है, जिससे समुदाय में एक जुड़ाव पैदा होता है, जैसे कि सामाजिक बैठक वगैरह होता है ना, तो वो सब, ठीक है। आगे दोस्तों बोल रहा है कि कम गति और सीमित पहुंच, ये जो है बहुत ही धीमा चलता है, आधुनिक माध्यम की तुलना में बहुत ही धीमा होता है। और इसका भौगोलिक पहुंच जो है अक्सर जो है सीमित होता है, यानी एक क्षेत्र में या एक समुदाय में ही होता है, अपने स्थानीय क्षेत्र में ही होता है। तो ये है इसकी जो है मुख्य विशेषताएं दोस्तों, किसका, परंपरागत माध्यम का, ठीक है। परंपरागत जन माध्यम की विशेषताएं थी। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक जन माध्यम की विशेषताएं, यानी आधुनिक जन माध्यम है उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसका सबसे पहला हो गया कि ये प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, यानी आधुनिक जन माध्यम पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इनके माध्यम है। इन्हीं सभी के माध्यम से जो है अपना सूचना प्रसार किया जाता है। विशाल और विविध दर्शक वर्ग, इसमें जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है बहुत बड़ी जनसंख्या के माध्यम से जो है लोगों को इसका जो है फायदा मिलता है, ठीक है। भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं, विभिन्न पृष्ठभूमियों के दर्शक तक एक साथ पहुंचने में सक्षम है, यानी एक ही साथ में बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा दर्शक तक ये जो है सूचना प्रसार किया जा सकता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वहाँ स्थानीय और क्षेत्र का लिमिटेशन था, किसमें, परंपरागत जन माध्यम में, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी दूसरा
मुख्य विशेषताएं हैं। अगला विशेषताएं देखेंगे, बोल रहा है कि उच्च गति और त्वरित प्रतिक्रिया, यानी आधुनिक माध्यमों में संदेशों का प्रसार बहुत तेजी से होता है। जी हाँ, वही चीज़ हो गया, जिससे सूचनाएं तुरंत दर्शकों तक पहुंच जाती है और फीडबैक भी तेजी से मिल जाता है। यानी देखिए, दर्शक तक तो सूचना भी पहुंच जाती है और फीडबैक भी मिल जाता है। यानी आप देखिएगा, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट में फीडबैक देने का रहता है, जैसे कमेंट बॉक्स वगैरह, वहाँ लोग अपनी अपनी राय जो है वो लिखते हैं। तो ये है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग का है इसी का मुख्य विशेषता, बोल रहा है कि बहुविशेषक प्रकृति। तो ये बोल रहा है कि आधुनिक जनमाध्यम मनोरंजन, शिक्षा, सूचना और विपणन जैसे कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये ठीक है दोस्तों। आगे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में हो गया, इसमें से हो गया प्रिंट मीडिया, जहाँ समाचार पत्र और पत्रिकाएं आते हैं। प्रसारण मीडिया जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न हो गया, और डिजिटल मीडिया जिसमें कि बहुत सारी वेबसाइटें हो गई, सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, ब्लॉग हो गया, ये सब शामिल हैं दोस्तों। तो ये भी देखिए 3 अलग अलग चीज़ों में बांटा गया, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो है ये सूचना प्रचार करता है, जो विविध प्रारूपों में सूचना उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आगे हो गया वैश्विक पहुंच, यानी इसका जो पहुंच है वो पूरे विश्व में है, वैश्विक यानी कि विश्व में। ठीक है, इंटरनेट और अन्य डिजिटल माध्यमों के कारण आधुनिक जनमाध्यम की पहुंच वैश्विक हो गई है, जिससे विश्व की किसी भी कोने में सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से। तो ये था दोस्तों इसकी मुख्य विशेषताएं, किसकी? तो आधुनिक जनमाध्यम की। और हमने देखा आधुनिक जनमाध्यम और परंपरागत जनमाध्यम दोनों की मुख्य विशेषताएं देखी। तो ये अगर क्वेश्चन में आए तो आपको लिख देना। थोड़ा सा निष्कर्ष भी ये देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? तो परंपरागत जनमाध्यम हमारी संस्कृति विरासत को सहेजते हैं, यानी उसे जो है जागृत रखते हैं, हमारे संस्कृति विरासत को और समुदाय को जोड़ते हैं। जबकि आधुनिक जनमाध्यम जो है सूचना को तेज गति से व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। दोनों ही माध्यम समाज को समझने और उससे जुड़े रहने के लिए आवश्यक है, और ये एक दूसरे के पूरक के रूप में भी काम करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा परंपरागत जनमाध्यम और जो है आधुनिक जनमाध्यम का पूरा अंतर समझ लीजिए। अंतर भी पूछे तब भी ये लिख देना है, विशेषता भी पूछे तब भी लिख देना है, इसका डिफिनेशन वगैरह भी पूछे तब भी लिख देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग का दोस्तों बोला है कि मुद्रण युग और स्वतंत्रता के बाद मीडिया का विकास स्पष्ट कीजिए। या फिर नॉर्मल से पूछ सकता है कि भारत में मीडिया विकास के चरण को स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी कुछ पूछे तब भी आपको यही लिख देना। ठीक है, या फिर मीडिया विकास के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कुछ भी पूछते मीडिया के विकास से रिलेटेड तो आपको ये आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए प्रश्न को देख लिए, अब उत्तर को समझेंगे हम लोग। तो हम लोग का आंसर हो जाता है दोस्तों, मुद्रण युग ने गुटेनबर्ग की प्रेस की आविष्कार से विचारों को व्यापक प्रसार और ज्ञान तक पहुंचाने को संभव बनाया, जिससे पूर्ण जागरण, धर्म सुधार और वैज्ञानिक क्रांति जैसे घटनाओं को गति मिली और सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद के विकास को भी बढ़ावा मिला। तो ये कहने का मतलब है जो मुद्रण युग है वो गुटेनबर्ग की प्रेस का आविष्कार से विचार का व्यापक प्रसार और ज्ञान तक पहुंचाने को संभव बना पाया, और इसी ने जो है पूर्ण जागरण, धर्म सुधार और वैज्ञानिक क्रांति को भी बढ़ावा दिया। और साथ ही साथ दोस्तों सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के विकास में भी इससे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। जबकि जो है स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रिंट मीडिया के स्थानीय भाषाओं में प्रकाशन, राष्ट्रवादी विचारों की प्रसार और सामुदायिक पहचान को जो है क्या किया गया, तो मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखिए ये स्वतंत्रता के बाद जो प्रिंट मीडिया में बढ़ावा मिला वो स्थानीय भाषा में भी प्रकाशन होने लगा भारत में, राष्ट्रवादी विचार को भी बढ़ावा दिया गया, सामुदायिक पहचान को भी मजबूत करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। साथ ही धीरे धीरे रेडियो, टेलीविज़न, फिर इंटरनेट का आगमन मीडिया परिदृश्य की ओर से भी विस्तृत और विविध बनाया गया। यानी धीरे धीरे फिर क्या हुआ, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, फिर इंटरनेट का भी आगमन जो है मीडिया को बहुत ज़्यादा जो है बड़ा बनाया, ठीक है, विविध बनाया, जिससे सूचना तक पहुँच के नए और
तेज तरीके उपलब्ध हुए, यानी कि सूचना तक पहुंचने के जो है बहुत ही नए और तेज तरीके उपलब्ध हुए, जहां से जो है सूचना वगैरह बहुत ही तेजी से उपलब्ध हो जाते थे। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि मुद्रण युग और जो है हमारा स्वतंत्रता के बाद दोनों में जो है आखिर प्रिंट मीडिया या फिर मीडिया का आविष्कार कैसे हुआ। तो देखिए, आविष्कार और क्रांति सबसे पहले देखेंगे हम लोग मुद्रण युग का। तो ये जो है जोहान्स गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले ज्ञान का प्रसार सीमित था, ठीक है, इसमें। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने विचारों को बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं तेजी से प्रसार को संभव बनाया, जिससे सूचना वितरण के पिछले तरीके की तुलना में सटीकता और तेजी प्रदान की। यानी कहने का मतलब है, जो गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस था वो एक जो है लिमिटेड था, ठीक है। लेकिन जब से प्रिंटिंग प्रेस के विचार आए, तब से बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन और तेजी से प्रसार करना संभव बन पाया, और इससे जो है सूचना भी बहुत ही तेजी से और पिछला से अधिक तरीके से जो है सटीकता से और गति से जो है प्रसार किया जाने लगा। तो ये था पहला आविष्कार और इसका क्रांति। आगे दोस्तों सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा था। तो सबसे पहले ज्ञान का प्रसार हुआ, इससे साक्षरता, शिक्षा और विचारों का आदान प्रदान को बढ़ावा देकर आधुनिक समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि कहने का मतलब ये है, इससे क्या हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ, लोगों को आसपास की जो है खबरें और जो है शिक्षा वगैरह विचारों को, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा मिला। आधुनिक समाज को आकार देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। फिर आगे इसका हो गया पूर्ण जागरण, धर्म सुधार और ज्ञानोदय। यानी प्रिंटिंग प्रेस ने इन विचारों को प्रसार को गति देकर समाज को प्रभावित किया, यानी उन्होंने जो है लोगों को जागृत किया, धर्म सुधार और ज्ञान को बढ़ावा देने में काम किया, इन सभी विचारों को प्रसार किया, ठीक है। अगला आ जाता है हम लोग का विचारों का आदान प्रदान। यानी कि मुद्रण क्रांति ने बहस, विचारों का आदान प्रदान और चर्चा से प्रेरित संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे स्वतंत्र विचारक और क्रांतिकारी अपने विचारों को प्रसार कर सके। यानी कहने का मतलब है कि मुद्रण क्रांति के समय क्या हुआ, बहस, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, ठीक है, जिससे हमारा सांस्कृतिक जो है उसको तो बढ़ावा मिला, साथ ही साथ जो है स्वतंत्र विचारक जो है और या फिर क्रांतिकारी लोग अपने विचारों को लोगों तक प्रसार कर सकते थे ईजिली। तो ये हुआ था, ठीक है। तो ये था मुद्रण युग का विकास, ठीक है। अब है हम लोग का भारत में मुद्रण का उदय एवं राष्ट्रवादी भूमिका। यानी भारत में इसका उदय कब हुआ था और इसका राष्ट्रवादी भूमिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआती चरण जो है वो 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों ने भारत में मुद्रण तकनीक लाई और स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ छापने का काम किया। यानी कहने का मतलब है, इसका शुरुआत जो है वो 16वीं शताब्दी से शुरू हुई, जो कि मध्य के पुर्तगाली मिशनरियों ने की थी, और इसका तकनीक लाया गया भारत में, और इससे जो है स्थानीय भाषा में छापने का काम करने लगा, ग्रंथ वगैरह छपने लगे, ठीक है। फिर इसका राष्ट्रवाद का विकास, जिसमें हो गया पहला कि स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र। 19वीं सदी से क्या हुआ, 19वीं सदी के अंत तक भारतीय भाषाओं में बड़ी संख्या में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। यानी कि भारतीय भाषा जैसे कि हिंदी वगैरह, संस्कृत वगैरह में, बंगाली भाषा वगैरह में जो है बहुत ज़्यादा जो है पत्र वगैरह प्रकाशित होने लगा, समाचार पत्र। फिर है विचारों का प्रसार। इन अखबारों में राष्ट्रीय नेताओं के लेख प्रकाशित होते थे, जिनसे उनके विचार जनता तक पहुंचते थे और विभिन्न समुदायों के बीच भाषाई बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती थी। यानी इससे क्या होता था, सरकार जो भी चीज़ बताना चाहता अपना जनता को, वो जो है समाचार पत्र के माध्यम से उसमें प्रकाशित होता था, जिससे जो है आम जनता तक उसकी विचार या फिर उसकी बातें पहुंच जाती थी, जिससे जो है अलग अलग समुदायों के बीच जो है भाषाई की बाधा, मतलब भाषा का बाधा वगैरह जो है वो धीरे धीरे दूर होते गया, ठीक है। फिर है अखिल भारतीय पहचान। समाचार पत्रों ने समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया, जिससे एक अखिल भारतीय पहचान बनी। तो ये था। आगे दोस्तों की औपनिवेशिक कुशासन का पर्दाफाश। जैसे कि राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने औपनिवेशिक कुशासन का पर्दाफाश किया और राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे भी राजनेता रहते हैं जो अपना जो है अपने मन से कुछ वैसा करते हैं
यानी राजशाही करते हैं या फिर कुशासन करते हैं, अच्छे शासन नहीं करते हैं, तो उसका पर्दाफाश समाचार पत्र के माध्यम से किया गया और उसे जो है राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया गया। तो ये था, ठीक है। तो ये भारत में जो है मुद्रण का उदय और विकास के बारे में हमने समझे। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद मीडिया का विकास कैसे हुआ था और ये भारत का, ठीक है। तो हो गया दोस्तों प्रिंट मीडिया का प्रभुत्व, ठीक है। तो ये है, बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भी प्रिंट मीडिया सूचना और जनमत निर्माण का एक प्रमुख माध्यम बना रहा। स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र आम आदमी तक पहुंचने और उन्हें सामाजिक धार्मिक मुद्दों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे या फिर निभाते रहे। यानी कि कहने का मतलब है कि आज़ादी के बाद भी प्रिंट मीडिया जो है वो सूचना और जो है जनता यानी कि जनमत निर्माण का एक प्रमुख माध्यम बना रहा। स्थानीय भाषाओं में जब समाचार पत्र छपने लगा तो आम आदमी तक ये पहुंचता था, तो उन्हें पढ़ के लोगों का सामाजिक धार्मिक मुद्दा के प्रति जागरूक मिलता था और वो सब चीज़ों से वो दूर होते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही किसका, तो प्रिंट मीडिया का। आगे है रेडियो और टेलीविज़न। तो इसका आगमन कब हुआ था? 1930 के दशक तक रेडियो परिवारों के लिए एक प्रभावी माध्यम बन गया, जिसने राजनेताओं को नागरिकों तक सीधे पहुंचाने का अवसर दिया। यानी वहां से जो है राजनेताओं के बारे में लोग सुन सकते थे, समझ सकते थे, उनके विचार जो है सुन सकते थे, ठीक है। तो ये था रेडियो। अब टेलीविज़न है दोस्तों, तो बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद टेलीविज़न का प्रभुत्व बढ़ा, यानी इसका बढ़ावा मिला, जिससे समाचार और मनोरंजन का एक नया और शक्तिशाली माध्यम उपलब्ध हुआ। तो ये था टेलीविज़न, जहां लोग जो है सुनने के साथ साथ देख भी पा रहे थे। तो ये हुआ था वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जो है इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला। आगे है दोस्तों, बोल रहा है कि आधुनिक मीडिया का परिदृश्य। डिजिटल क्रांति जो कि कब हुआ था? 1980 और 1990 के दशक में। केवल जो है प्रसार और उसके बाद विनिमय का ढीला ने चैनलों की संख्या बढ़ाई। तो ये चैनल वगैरह बढ़ा था, डिजिटल क्रांति थी ये। आगे दोस्तों बोल रहा है इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन ने सूचना तक पहुंच को और भी तेजी और विविध बना दिया, यानी आसान बना दिया, जिससे पारंपरिक मीडिया के लिए प्रासंगिक बने रहना एक चुनौती बन गया था। यानी पारंपरिक मीडिया के लिए जो है वो टिके रहना एक जो है चुनौती के रूप में बन गया था। यानी कि आधुनिक मीडिया जो है बहुत तेज़ी से बहुत विविध बन चुका था। तो ये था दोस्तों, हमने देखा कि आखिर मुद्रण युग और जो है स्वतंत्रता के बाद मीडिया का विकास, उसके ऊपर हर एक चीज़ हमने देखा, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा निष्कर्ष से देख लेते हैं। बोला है कि मुद्रण युग को से लेकर स्वतंत्रता के बाद और आधुनिक डिजिटल युग तक मीडिया का विकास लगातार तकनीकी प्रगति और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों से प्रभावित हुआ। प्रिंट मीडिया ने ज्ञान का प्रसार और राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में क्या आया? बाद में रेडियो आया, टेलीविज़न ने संचार के नए आयाम खोले, मतलब नए माध्यम खोले। और आज इंटरनेट व सोशल मीडिया के युग में सूचना का प्रवाह और भी तेज और व्यापक हो गया। और आजकल तो जो है आज क्या हो गया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब जो है सूचना को और भी तेज़ी से फैलाता है और भी व्यापक हो चुका है। यह नियंत्रण विकास मानव समाज को आकार देने और जनमत निर्माण करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यानी इन सभी चीज़ों से जो है आम जनता, मानव समाज, इन सभी का एक बहुत ही योगदान रहा। किसका? तो मीडिया का। तो ये था दोस्तों जिसमें हमने इसके विकास के बारे में हर एक चीज़ डिटेल देखा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि बोल रहा है कि सोशल मीडिया के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए एवं इसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आंसर है, बोल रहा है कि सोशल मीडिया के कई रूप होते हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक ले लिया है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, एक्स जो है वो है, मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और चर्चा मंच जैसे कि रेटिक। तो ये सभी चीज़ें थोड़ा सा इंट्रो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके सामाजिक प्रभाव में जुड़ाव, सूचना का त्वरित प्रसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार और सामाजिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर व अलगाव शामिल है। यानी कि इससे जो है कुछ सामाजिक
कुछ नकारात्मक, कुछ जो है सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। सांस्कृतिक रूप से यह वैश्विक रुझान विभिन्न सांस्कृति की समझ को बढ़ावा देता है, साथ ही फेक न्यूज़ और सांस्कृतिक मूल्यों में भी जो है बदलाव का कारण बन सकता है। यानी ये जो है आखिर अच्छे कामों के लिए भी तो जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ इससे जो है फेक न्यूज़ वगैरह भी जो है और सांस्कृतिक मूल्य का भी जो बदलाव का कारण ये बन सकता है। तो ये आगे हम लोग देखते हैं, धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे, वो थोड़ा सा इंट्रो था, ठीक है। बोल रहा है कि सोशल मीडिया के विभिन्न रूप हम लोग समझेंगे। तो सोशल मीडिया विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूद है। इनमें शामिल है सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी ये क्या काम करता है तो चलिए समझते हैं दोस्तों। तो ये लोगों को दोस्तों, परिवारों और सम्मान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ने में मदद करती है। उदाहरण में ले लिया जाए फेसबुक और लिंक्डइन शामिल है, तो ये है, ठीक है। आगे हम लोग का जो है वो है मैक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, यानी ये प्लेटफॉर्म जो है छोटे संदेशों, विचारों या अपडेट को तेज़ी से साझा करने के लिए है, जैसे कि ट्विटर, अब ये इसका नाम एक्स हो गया लेकिन ट्विटर ही था ना, और थ्रेड इसके उदाहरण है। तो ये है मैक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। आगे मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म चित्र, वीडियो और लाइव स्ट्रीम साझा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसमें हो गया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि है मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म। आगे हम लोग का हो गया चर्चा और सामुदायिक मंच, ये विशिष्ट समुदायों या रुचि समूहों के लिए वार्तालाप और प्रश्नोत्तर की सुविधा प्रदान करता है, जैसे रेडिट हो गया, क्वोरा हो गया और डेस्कटॉप, डिस्कॉर्ड, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग का जो है नेक्स्ट बोल रहा है कि लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म वास्तविक समय में दर्शकों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है, जैसे कि ट्विच हो गया, फेसबुक लाइव हो गया, यूट्यूब लाइव हो गया, ये सब जो है लाइव में जो है वास्तविक समय में दर्शकों के साथ बातचीत करने, अनुमति देने और जो है सलाह वगैरह देने के में काम आता है। तो ये विभिन्न प्रकार था हम लोग का किसका, सोशल मीडिया का। तो अब हम लोग एक एक करके देखें। देखिए इतना अगर आप नहीं लिख सकते तो नॉर्मल से लिख दीजिएगा, एक एक करके फेसबुक लिख दीजिएगा, यूट्यूब लिख दीजिएगा, ट्विटर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या काम आता है वो लिख दीजिएगा, एकदम नॉर्मल शब्दों में लिख दीजिएगा दोस्तों, आपका मार्क्स कटेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे की सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव देखेंगे हम लोग। तो इसका भी सामाजिक प्रभाव में दो चीज़ आते हैं, पहला आ जाता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। तो सकारात्मक हम लोग पहले देखते हैं। तो सकारात्मक हो जाता है कि जुड़ाव और समर्थन, लोग भौगोलिक दूरियों के बावजूद जो है परिवार और दोस्तों से जुड़े रहते हैं, यानी बहुत दूर होने के बाद भी जो है मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे अकेलेपन दूर होता है और अपनेपन और समर्थन का भावना बढ़ सकती है। आगे हो गया इसका जो है ज्ञान और सूचना का प्रसार, क्या होता है आप देखिएगा, सोशल मीडिया सूचना और ज्ञान तेज़ी से इसमें जो है साझा किया जा सकता है, और ये जो है बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है इन सभी का, जिससे लोग जो है न्यूनतम घटनाओं से अपडेट रहते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ न्यूज़ से पढ़ाई वगैरह हर एक चीज़ जो है यहाँ से आपको मिल जाता है। आगे हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और बड़े दर्शकों तक ये जो है पहुंचाने का एक मंच प्रदान करता है। अब आप चाहिएगा अपना विचार को, अपने टैलेंट को जो है वो यूट्यूब वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म में जो है अपलोड करके जो है अच्छे से लोगों तक अपने विचार को पहुंचा सकते हैं ना। तो ये था इसका सकारात्मक प्रभाव दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव भी है कुछ कुछ, जैसे हो गया पहला सामाजिक अलगाव, जबकि यह जुड़ाव प्रदान करता है लेकिन कुछ लोगों को वास्तविक मानवीय संपर्क से दूर भी ले जा सकता है, जिससे अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है। यानी क्या होता है, इससे जो है बहुत सारी जो है सामाजिक अलगाव, सामाजिक चिंताएं भी फैलती है। फिर हो गया दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब आप सोशल मीडिया की लत अगर लग जाए तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस में कमी आती है, चिंता से जुड़ी होती है, स्ट्रेस पैदा होती है, आपका स्वास्थ्य पर जो है मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर हो गया फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार, यानी इसका मतलब हो गया फेक न्यूज़, अफवाह, ठीक है। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार तेज़ी से फैल सकते हैं, जिससे समाज में भ्रम और गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है इसकी नकारात्मक प्रभाव है दोस्तों, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। एआई वगैरह आने के बाद तो और ज़्यादा है ना।
आगे दोस्तों गोपनीयता का उल्लंघन, यानी अत्यधिक जानकारी साझा करने से उपयोगिताओं की गोपनीयता को खतरा हो सकता है और पहचान की चोरी की जोखिम बढ़ सकता है। यानी आप समझे नहीं तो हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी वगैरह आप शेयर कर लें तो वो अगर प्राइवेसी आपका चैनल नहीं है तो कोई और हैक कर सकता है, जो आपकी पहचान को चोरी कर सकता है। तो ये सब भी होता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे इसका हमने देख लिया क्या सांस्कृतिक प्रभाव, जिसमें हमने देखा इसका देखें दोस्तों हमने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों देखे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो ये था हमारा सामाजिक प्रभाव था दोस्तों, ठीक है। सामाजिक प्रभाव देखे हमने। अब हम इसका देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव, जो कि सोशल मीडिया का सांस्कृतिक प्रभाव भी है कुछ। सोशल मीडिया के सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो विभिन्न पहलुओं से प्रभावित होते हैं। पहला हो गया वैश्विक सांस्कृतिक और ज्ञान का साझाकरण। विभिन्न सांस्कृतिक अनुभवों और सूचनाओं के लिए एक खिड़की के रूप में ये काम करता है, जिससे लोगों के विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। अब आप जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा किसी देश के विभिन्न सांस्कृतिक के बारे में, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है। आपको पता चलता है कि उस देश में किस तरह का जो है कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह का भाषा बोली जाती है, कौन से खाना खाए जाते हैं। हर एक चीज़ आपके वहाँ के सांस्कृतिक वगैरह के बारे में वैश्विक स्तर पर हमें पता चल जाता है। तो ये था, ठीक है। आगे दोस्तों सांस्कृतिक रुझानों का निर्माण, जैसे कि सोशल मीडिया जो है बहुत तेज़ी से नए सांस्कृतिक रुझानों की ओर जो है जन विमर्श को जन्म देती है। युवा जनसांख्यिकी विशेष रूप से संगीत, फैशन और विचारों से प्रभावित है। यानी देखिए नए नए तरीके से जो है नए नए सांस्कृतिक रुझान को बढ़ावा देती है, जन्म देती है। जैसे आजकल के लोगों को देखिएगा तो संगीत, फैशन शो हो गया, विचार हो गया, इन सभी का जो है, ठीक है। अब आगे देखिए सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव भी किया जाता है इससे। तो सोशल मीडिया कभी कभी क्या करती है, सामाजिक मापदंडों और मूल्यों को बदलाव कर सकता है। कुछ लोग सोशल मीडिया के कारण अपने जीवन को अन्य लोगों से तुलना करके देखते हैं, जिससे आत्मसम्मान और पहचान पर असर पड़ता है। अब मान लीजिए आप किसी एक्टर वगैरह को देखें, ठीक है, अब आप उसका फ़ैन हैं तो उसी के जैसा बाल कटवाइएगा, उसी के जैसा रहना शुरू कीजिएगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है या फिर आत्मसम्मान है वो सब, और आपका असली पहचान जो है वो गिर जाता है। तो ये सब भी सोशल मीडिया से होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों सांस्कृतिक पहचान का निर्माण होता है इससे। कैसे, तो लोग अपने ऑनलाइन समुदाय के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त और विकसित कर सकते हैं, जबकि अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से भी बातचीत कर सकते हैं। यानी इनसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक अलग ही पहचान बना सकते हैं, ठीक है। अन्य लोगों से भी उसके प्रभाव से भी बात कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों। अब इसका थोड़ा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि सोशल मीडिया आज के समय में सूचना, संचार, शिक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सशक्त माध्यम बन चुका है। यह जहां एक और लोगों को वैश्विक स्तर पर जोड़ता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और सामाजिक जागरूकता फैलाता, वहीं दूसरी ओर इसकी अति निर्भरता से नकारात्मक प्रभाव जैसे कि गोपनीयता संकट, मानसिक तनाव, अफवाहें का प्रसार, अफवाह फैलता है, फेक न्यूज़, या फिर सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण भी देखने को मिलता है। अतः सोशल मीडिया जो है विवेकपूर्ण एवं संतुलित प्रयोग ही इसके सकारात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव सुनिश्चित करता है। या फिर यानी कि ये कहने का मतलब है एक संतुलित या फिर विवेकपूर्ण इसका उपयोग कीजिएगा, तभी ये सकारात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को जो है एक निश्चित बनाता है, सुनिश्चित बनाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा था किताबी भाषा में। आप चाहें तो एग्जाम में सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई इशू ना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रभाव वगैरह। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है समाचार लेखन के सिद्धांत व विशेषताएं बताइए। वैसे आपको समाचार लेखन क्या है वो पता ही होगा, ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा चाहें तो। अब आपको इसमें सिद्धांत देखिए और इसकी विशेषताएं देखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो बोल रहा है कि समाचार आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम है। समाचार केवल घटना की जानकारी नहीं होता, बल्कि वह समाज के लिए आईना और मार्गदर्शक का कार्य भी करता है। समाचार लेखन एक कला और कौशल है। इसके लिए कुछ निश्चित सिद्धांत और विशेषताएं का पालन करना जो है
पालन करना आवश्यक है। यदि समाचार तथ्यपूर्ण, संतुलित और आकर्षक शैली में लिखा जाए तो उसका प्रभाव समाज पर गहरा पड़ता है। अब हम लोग समझते हैं, बोल रहा है कि समाज जो है आधुनिक युग का सबसे बड़ा साधन है, जो कि ये जो है घटना का जानकारी देता है, साथ ही साथ जो है समाज वगैरह का एक आईना के रूप में भी काम करता है, जिससे लोगों को जो है पता चलता है। इसमें बहुत सारे कला, कौशल और नए रहते हैं, ठीक है। तो इसे लिखने के लिए या फिर समाचार पत्र के लिए इसमें कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ विशेषताएं होते हैं, जिसका पालन करके ही अब जो है एक अच्छे समाचार पत्र तथ्यपूर्ण, संतुलित और आकर्षक शैली में लिखा जाए तो उसका प्रभाव जो है समाज पर गहरा पड़ता है। तभी आप लिखिएगा, तभी जो है समाज पर गहरा पड़ेगा। तो इसका देखते हैं सिद्धांत वगैरह हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है कि समाचार लिखते समय कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांत होते हैं जिसका पालन करना आवश्यक है ताकि वह सूचनाप्रद और उपयोगी हो सके। यानी उन सभी का आप पालन कीजिएगा, बुनियादी सिद्धांत का, तभी आपका जो है सूचना वो एक जो है उपयोगी होगा, सूचनाप्रद होगा, लोगों की रुचि बढ़ेगी। तो ये था, जिसमें पहला हो गया छः ककार। छः ककार, छः ककार किसे बोलते हैं आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। छः ककार क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो ये है छः ककार। तो चलिए पढ़ेंगे। बोला किसी भी घटना के बारे में समाचार लिखते समय इन 6 सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। तो 6 सवाल में पहला हो गया कौन, यानी घटना किसने या किस पर हुई है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा हो गया क्या, यानी क्या हुआ था। कब, यह घटना कब हुई। कहाँ, यह घटना कहाँ हुई। क्यों, यह घटना क्यों हुई। और कैसे, यह घटना कैसे हुई। तो ये 6 ककार के माध्यम से ही जो हम एक अच्छी और रुचि और जो है मतलब अच्छे जो है समाचार पत्र लिखा जा सकता है। आगे दूसरा इसका है, बोला है कि उल्टा पिरामिड शैली। यह समाचार जो है लिखने की एक प्रमुख शैली है। ये उल्टा पिरामिड शैली के द्वारा ही जो है समाचार पत्र लिखे जाते हैं। मुख्य बिंदु सबसे ऊपर होते हैं। समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि 6 ककार में शामिल होते हैं, लेखक की शुरुआत में लिखे जाते हैं। लेख की शुरुआत में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है मुख्य बिंदु, ठीक है। आगे क्या होता है फिर, कम महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि बाद में होता है, इसके बाद होता है। इसके बाद कम महत्वपूर्ण जानकारी होता है, लेकिन फिर भी प्रशंसनीय जानकारी इसमें होती है। फिर हो गया सुविधाजनक संपादन। इस शैली में संपादक के लिए स्थान की कमी होने पर कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से को खोए बिना आसानी से काटा जा सकता है, वही होता है हम लोग का सुविधाजनक संपादन। फिर तीसरा होता है इसका दोस्तों, बोल रहा है कि वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता बोल रहा है कि समाचार को, पत्रकार को समाचार लिखते समय अपनी व्यक्तिगत राय, भावनाएं और विचार नहीं जोड़ने चाहिए। उसे केवल तथ्य पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी क्या हुआ, जब पत्रकार समाचार लिखे तो इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी या फिर अपना राय वगैरह नहीं देना चाहिए। जो तथ्य है, जो जानकारी है, जो समाचार है, सिर्फ वही लिखना चाहिए, फालतू का कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो ये हो गया वस्तुनिष्ठता। चौथा है सत्यता और यथार्थता, यानी कि समाचार में दी गई जानकारी बिल्कुल सही और तथ्यात्मक होनी चाहिए, ठीक है, ताकि तभी तो आपका समाचार चलेगा, ठीक है, यानी कि झूठ नहीं होनी चाहिए। पांचवा हो गया निष्पक्षता और संतुलन। समाचार में सभी संबंधित पक्षों की दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए और किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए। यानी समाचार में जो भी सही समाचार है वही लिखना चाहिए। किसी भी एक पक्ष के बारे में आपको जो है इसमें जो है समर्थन नहीं करना चाहिए। जो लिखा है, जो लिखना है वो लिखना है। तो ये है समाचार पत्र। इसमें छठा है जानकारी का श्रेय। समाचार में दी गई हर एक जानकारी का स्रोत का उल्लेख करना जरूरी है, जिससे अगर कोई बात किसी व्यक्ति को पता चली तो उसके नाम बताना चाहिए। अब जैसे किसी का कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ समाचार लिख रहे हैं, तो उसका नाम वगैरह, डिटेल वगैरह, डेट वगैरह, वो सब जो है बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ होनी चाहिए। कोई भी गलत जानकारी या फिर अफवाह में नहीं होनी चाहिए। तो ये है, ठीक है। आगे दोस्तों 7वां बोल रहा है स्पष्ट और सीधी भाषा में लिखी होनी चाहिए। यानी समाचार का भाषा सरल, सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि आम पाठक उसे आसानी से समझ सके और पढ़ सके। तो ये 7 इसकी मुख्य विशेषताएं थी, किसकी, समाचार लेखन की। अब इसके देखेंगे दोस्तों, न सॉरी, वो था हम लोग का बुनियादी सिद्धांत, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं हम लोग नीचे देखेंगे। समाचार लेखन की विशेषताएं बोल रहा है समाचारों में कि कुछ विशेष गुण होने चाहिए जो उन्हें प्रभावी बनाते हैं। पहला होता है समस्यीयता।
समाचार तेज और समय पर होना चाहिए। जो खबर जितनी जल्दी पाठक तक पहुंचती है उतनी जल्दी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए आज कुछ हुआ, अब 10 दिन बाद समाचार लिखा जाए तो वो कोई मायने नहीं रखता, तुरंत होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हो गया सटीकता। समाचार में दी गई जानकारी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और किसी भी तरह का गलत सूचना या भ्रामक जानकारी नहीं होनी चाहिए। सटीकता यानी कि एकदम सही होनी चाहिए। आगे हम लोग का तीसरा अस्पष्टता, यानी समाचार की भाषा और प्रस्तुत करने का तरीका इतना स्पष्ट होना चाहिए कि पाठक को आसानी से समझ आ सके। बहुत ही सरल भाषा में होनी चाहिए दोस्तों। आगे संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब समाचार को कम से कम शब्दों में सीधे तरीके से लिखना चाहिए। कुछ उल्टा सीधा घुमा फिरा के लिखना नहीं चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके, इसलिए आसानी से लिखा जा सके। पांचवा हो गया सत्यापनीयता, यानी समाचार की जानकारी के स्रोत विश्वसनीय होने चाहिए और जांच करने योग्य होने चाहिए। यानी जानकारी ऐसा होना चाहिए ताकि जो है एकदम सही और जो है जांच करने पर एकदम सही ही निकले। छठा है विशिष्टता, यानी समाचार में घटना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ना केवल सामान्य जानकारी। पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी शक आकार वगैरह कब कैसे कहाँ हुआ, किसने किया। ठीक है, ये सब सभी चीज़। सातवां हो गया मानवीय रुचि अभिरुचि। समाचार ऐसा हो जैसे कि पाठक का स्वाभाविक रुचि हो, जैसे कि सहज हो, स्वरीय हो, जिज्ञासा हो या फिर मानवीय मूल्यों से जुड़ा हो। तो ये सभी चीज़ होना चाहिए समाचार पत्र में। आठवां सरल और भाषा का प्रवाह, यानी समाचार का भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए जिसमें छोटे और स्पष्ट वाक्य हों। तो ये था समाचार पत्र की सिद्धांत और मुख्य विशेषताएं। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि अतः स्पष्ट है कि समाचार लेखन केवल घटना की जानकारी भर नहीं है, यह बल्कि समाज को दिशा देने का काम भी करती है। इसके लिए सत्यता, निष्पक्षता, स्पष्टता और संक्षिप्तता जैसे सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। साथ ही आकर्षण बनाने के लिए इसको जो है अच्छे शीर्षक, तथ्यात्मक न्यूनता और रोचकता जैसी विशेषताएं समाचार को सफल और प्रभावी बनाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा था जिसमें हमने देखा कि समाचार पत्र के मुख्य सिद्धांत और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। अगर आप इसमें चाहें तो समाचार पत्र की परिभाषा वगैरह भी ऐड करके इसको और लंबा बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आने का चांसेस 100% है दोस्तों, आप इसे मिस मत कीजिएगा। ये 2 भागों में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, कई बार पूछा जाएगा आपका कि विज्ञापन की के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए, या फिर नॉर्मल पूछा जाए कि विज्ञापन की परिभाषा और इसके विभिन्न रूपों पर या फिर विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए, ऐसा भी पूछा जाए। तो कैसे भी पूछे आपको आंसर लिखना है, इसलिए आपको पूरा अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि विज्ञापन की परिभाषा और इसके विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर बोल रहा है कि विज्ञापन वह प्रक्रिया है, विज्ञापन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद, सेवा, विचार अथवा संदेश को समाज तक पहुंचाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो, उसका ध्यान आकर्षित हो और वे अपेक्षित कार्य करने के लिए प्रेरित हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो विज्ञापन एक योजनाबद्ध संचार प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के मन में किसी वस्तु, सेवा या विचार के प्रति रुचि पैदा करना है। तो चलिए समझते हैं। विज्ञापन का मतलब हुआ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी किसी वस्तु, कोई नया चीज़ लॉन्च होता है तो उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले, उसके मतलब वो जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने और उसको आकर्षित करे और लोगों की रुचि बढ़े। ठीक है, तो वही होता है किसी भी नए सेवा हो गया, विचार हो गया, उत्पाद हो गया, तो इन सभी के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। जानकारी देने के लिए भी विज्ञापन जारी किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर में ले सकते हैं लॉकडाउन के समय में देखिएगा आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है जानकारी दी जाती थी, एडवर्टाइजमेंट आता था जिससे मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र कीजिए, तो ये सब चीज़ें बताया जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं, किसी सेवा से रिलेटेड कुछ फ़ोन वगैरह या फिर कुछ भी लॉन्च होता है तो आपको उसका एडवर्टाइजमेंट मिलता है, उसके बारे में डिटेल मिलती है। तो ये है एडवर्टाइजमेंट। आप अपने सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं, हमने समझा दिया। आगे देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं, विज्ञापन की परिभाषा। तो इसका सामान्य परिभाषा हो गया कि विज्ञापन एक योजनाबद्ध और सुसंगत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी वस्तु, सेवा या विचारों की उपभोक्ताओं तक जो है
क्या करना है, तो पहुंचाकर उसके मन में आकर्षण और क्रय प्रेरणा उत्पन्न की जाती है। यानी इसके माध्यम से जो है क्या किया जाता है, विचार और सेवा वगैरह या फिर वस्तु वगैरह को उपभोक्ताओं तक इसके मन में आकर्षण और खरीदने की प्रेरणा को उत्पन्न करती है। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। देखिए दूसरा इसकी परिभाषा है किसके द्वारा है, तो ये AMA यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा लिखा गया है, या फिर उसके द्वारा कहा गया है कि विज्ञापन वह किसी भी प्रकार का भुगतान किया गया गैर व्यक्तिगत संचार है जिससे या फिर जिसे किसी पहचान योग्य प्रयोजक द्वारा विचारों, वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रस्तुत एवं बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि विज्ञापन वह एक तरीका है जिसके माध्यम से जो है भुगतान करके किसी गैर व्यक्तिगत संचार है, ठीक है, भुगतान करने का, जिससे किसी पहचान योग्य व्यक्ति जैसे कि कोई एक्टर वगैरह से देखिएगा प्रचार करवाया जाता है ताकि लोगों को जो है उनके फैन वगैरह उसे खरीदे। देखिए नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा प्रचार नहीं करवाया जाता। बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह को ही जो है खोजते हैं। तो यही बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है जो प्रोफेसर RB एडल्सन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। प्रोफेसर RB एडल्सन के द्वारा इनका कहना है कि विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ता और उत्पाद के बीच पुल का निर्माण करना है। तो ये 3 परिभाषा हमने देखा। आप ऐसे करके जब लिखिएगा ना तो एग्जामिनर देखेगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये हमने परिभाषा देख लिया। अब इसके विभिन्न आयाम देखेंगे, जो कि बोल रहा है कि विज्ञापन के विभिन्न आयाम। पहला हो गया आर्थिक आयाम। तो विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी देता है ताकि लोग उससे जो है आकर्षित होते हैं। यह उत्पादन और उपभोक्ता को गति देता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुएं सुलभ मूल्य पर मिलती है। देखिएगा शुरू में लॉन्च होता है तो ऑफर वगैरह चलाया जाता है ना। मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करता है। निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। निर्यात यानी कि विदेशों में भी जो है इसका निर्यात वगैरह किया जाता है ताकि जो है राष्ट्रीय आय में भी जो है वृद्धि करता है। तो ये था इसका आर्थिक आयाम। दूसरा हो गया इसका सामाजिक आयाम दोस्तों, यानी कि विज्ञापन समाज में जागरूकता लाने का सशक्त साधन है। जैसे कि देखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धूम्रपान से कैंसर होता है, ये सब चीज़ें, भारत स्वच्छता अभियान, ये सब चीज़ें भी आप देखिएगा एडवर्टाइजमेंट की जाती है ताकि लोग इससे जो है इससे जागरूक हों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, या उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्य से परिचित कराता है, जानकारी देता है। सामाजिक सुधार हो गया, कुरीतियाँ हो गई, उन्मूलन तथा जानकारी जन कल्याणकारी योजनाएं भी जो है इसमें सहायक होते हैं। आगे हम लोग का तीसरा है सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक आयाम का पहला हो गया विज्ञापन समाज की संस्कृति, भाषा, कला और परंपराओं को प्रभावित करता है, ठीक है। त्योहारों और उत्साहों को व्यापार से जोड़कर बाजार को विस्तार करता है। जैसे कोई व्यापार वगैरह में क्या करता है, देखिएगा डिस्काउंट चलता है, अब दिवाली ऑफर आ गया, बहुत सारे ऑफर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे से सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन शैली में परिवर्तन लाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी विदेशों विज्ञापन उपभोक्ताओं को पश्चिमी जीवन शैली की ओर आकर्षित कर सांस्कृतिक संतुलन भी उत्पन्न कराते हैं। तो ये सब इसके मुख्य आयाम हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चौथा आयाम हो गया मनोवैज्ञानिक आयाम, यानी विज्ञापन उपभोक्ता का भावनाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्रभावित करता है। रंग, संगीत, भाषा, नारे और चित्रों के माध्यम से अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। क्रय निर्णय अक्सर विज्ञापन से प्रभावित होते हैं। आप देखिए मान लीजिए कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं आप, अलग से अब पता चले आप लेना चाह रहे थे और न्यू फ़ोन और लॉन्च हो गया, उससे भी कई गुना बेहतर है, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो आपको जो है ये छोड़ के वो लेने का मन करेगा नया वाला। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। देखिए आगे बोल रहा है कि विज्ञापन व्यक्ति की पहचान और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है, जैसे कि ब्रांडेड वस्तुओं का आकर्षण। देखिए बहुत सारे ऐसा जो है विज्ञापन क्या करता है, व्यक्तियों की पहचान और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। अब जैसे बहुत सारे चीज़ जो हैं वो ब्रांडेड कंपनी या फिर नॉर्मल कंपनी भी होती है, तो लोगों को जो है ब्रांडेड कंपनी की ओर आकर्षण मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। पांचवा हो गया राजनीतिक आयाम, यानी चुनावी प्रचार के में भी जो है विज्ञापन का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है।
राजनीतिक दल अपनी नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, आप बीजेपी का जब वोट वगैरह चल रहा था या फिर कांग्रेस का भी, तो दोनों का प्रचार शुरू कर दिया गया था, है ना, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया था ताकि लोगों को पता चले, ठीक है, कि हमने कितना काम किया है। वो भी बता रहे थे कि हमने कितना काम किया है, उससे लोग जागरूक हो और उन्हें जो है वोट मिल सके। तो ये था, ठीक है। आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जनसंपर्क और राजनीतिक चेतना बढ़ाने में इसका जो है विज्ञापन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब हम लोग का छठा हो गया दोस्तों इसका मुख्य आयाम, जो कि शैक्षणिक और नैतिक आयाम। बोल रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, यातायात नियम, साक्षरता अभियान आदि क्षेत्रों में विज्ञापन सकारात्मक योगदान देता है। तो देखिएगा, बहुत सारे ऐसे भी विज्ञापन चलाए जाते हैं जो शिक्षा वगैरह को बढ़ावा देते हैं। अब है नैतिक दृष्टि से विज्ञापन उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्रदान कर उसे यह हितकारी है, परंतु भ्रामक और अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापन समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी कि नैतिक दृष्टि से विज्ञापन जो है उपभोक्ताओं के लिए सही जानकारी अगर प्रदान करे तो वो जो है सकारात्मक है, हितकारी है, लेकिन वही अगर भ्रामक जो है या फिर फेक न्यूज़ वगैरह फैलाए तो वो जो है समाज के लिए बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है। आगे अब देखेंगे दोस्तों विज्ञापन का कुछ महत्व। तो देखिए, विज्ञापन का कुछ महत्व हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं अगर आप बड़ा करना चाहें तो। पहला हो गया व्यापार और उद्योग में प्रगति देता है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा व्यापार और उद्योग में प्रगति, और छोटा सा पॉइंट बना दीजिएगा कि विज्ञापन से किसी भी व्यापार को जो है बढ़ावा दिया जाता है, उद्योग की एडवर्टाइजमेंट करके जो है बढ़ावा दिया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा हो गया उपभोक्ताओं में जागरूकता। तीसरा है दोस्तों समाज में सुधार और परिवर्तन। चौथा हो गया राष्ट्रीय योजनाओं का प्रसार किया जाता है। फिर आगे है सांस्कृतिक आदान प्रदान और जीवन शैली में परिवर्तन। तो ये सभी इसके मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य महत्व हैं, ठीक है, मुख्य महत्व हैं किसके, तो समाचार पत्र के, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके थोड़ा सा निष्कर्ष है जो कि हम लोग समझेंगे। बोल रहा है कि विज्ञापन आधुनिक युग की जीवन रेखा बन चुका है। यह केवल व्यापारिक साधन नहीं बल्कि समाज, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शिक्षा के लिए भी उपयोगी माध्यम है। जहां यह उपभोक्ताओं को जागरूक और उत्पादकों को लाभ पहुंचाता है, वहीं अगर फेक न्यूज़ या फिर भ्रामक विज्ञापन जो है समाज के लिए हानिकारक जो है सिद्ध होता है। देखिए, यहाँ न्यूज़ वगैरह का हम बात कर दे रहे हैं, शायद मिस्टेक हो रहा है, यहाँ न्यूज़ की कोई बात ही नहीं है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, विज्ञापन। तो अगर भ्रामक विज्ञापन किया जाए तो वो हानिकारक भी सिद्ध होता है। अतः विज्ञापन का प्रयोग सत्य, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए, तभी यह मानव जीवन और समाज दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये था दोस्तों विज्ञापन की परिभाषा, इसके विभिन्न आयाम, विभिन्न प्रकार, इसकी महत्व, इसकी विशेषताएं, तो हर एक चीज़ हमने देखने का प्रयास किया। तो यही था हमारा टोटल 5 ही क्वेश्चन हम लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो कंफर्म है आपके एग्ज़ाम में जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 15 मार्क्स वाला, वो आपका यहाँ से मैच कर जाएगा। तो आप चाहिए एग्ज़ाम दे के आइए, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन मैच करे फिर आइएगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।